सबको वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग स्विचिंग मॉड्यूलेटर देख रहे थे, है ना? हमने देख लिया था कि हाँ कैसे तुम्हारा अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें जनरेट करना है तो कैसे हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर को यूज करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर सकते हैं। कैसे हम उससे पहले हमने देखा था कैसे हम स्क्वायर लॉ डिटेक्टर को यूज करके हम कैसे ये काम कर सकते हैं। ठीक ना, अब हमने स्क्वायर वेव जनरेट कर ली। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है कि भाई जब ये हमने एएम वेव जनरेट तो कर ली, अब ये एएम वेव हम ट्रांसमिट करेंगे, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम ट्रांसमिट करेंगे और रिसीवर क्या करेगा, उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। हमने जब कम्युनिकेशन ब्लॉक देखा था तो उसमें ये बात समझी थी कि मॉड्यूलेशन के बाद हम चैनल के थ्रू अपना जो भी डेटा मैसेज सिग्नल होता है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं और देन दूसरी साइड पे जो हमारा रिसीवर होता है वो रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डीमॉड्यूलेट करता है। आफ्टर दैट उसको वो समझ पाता है कि हाँ भाई मैसेज क्या है। जब तक उसको डीमॉड्यूलेट नहीं करेगा उसको मैसेज प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब उस डीमॉड्यूलेशन की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एएम वेव डीमॉड्यूलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक, उसमें फर्स्ट तुम्हारी आती है इनवेलप डिटेक्टर। एक तुम्हारी क्या है, इनवेलप डिटेक्टर, या इसी को बोलते हैं डायोड डिटेक्टर। इनवेलप डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर। सेकेंड इज सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। एंड थर्ड वन इज, जैसे तुमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर देखा उसी तरीके से स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर होता है। जिस अप्रोक्स सेम प्रिंसिपल पे दोनों ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा सर्किट चेंज होता है। एक डीमॉड्यूलेटर का सर्किट और मॉड्यूलेटर का सर्किट, दोनों का थोड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है, बट जो स्क्वायर लॉ वाला प्रिंसिपल है, मीनिंग वहां पे भी स्क्वायर लॉ डिवाइस लगाई जाती है और यहाँ पर भी स्क्वायर लॉ डिवाइस लगाई जाती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनवलप डिटेक्टर की बात करते हैं। इन जनरल इनवलप डिटेक्टर हम तब यूज करते हैं जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 1 हो। ठीक, हमें पता है लेस देन और इक्वल टू 1 में या तो अंडर मॉड्यूलेशन की कंडीशन आती है या फिर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ठीक, तो अंडर मॉड्यूलेशन और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के केस में, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अंडर मॉड्यूलेशन के केस में हुआ है या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के केस में हुआ है,
तो वहां पे तो तुम इन्वेलप डिटेक्टर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर म्यू जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो वहां के केस में तुम इन्वेलप डिटेक्टर यूज नहीं कर सकते हो, तब तुम्हें सिंक्रोनस डिटेक्टर पे जाना पड़ेगा। ठीक। इन जनरल इन्वेलप डिटेक्टर के साथ अच्छी चीज ये है कि भाई काफी चीप सर्किट है। ठीक। इजिली बनाया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है। और वहीं पे जो सिंक्रोनस सर्किट है तुम्हारा, जो दूसरा वाला डिटेक्टर है सिंक्रोनस डिटेक्टर, ठीक, इसके साथ अच्छी चीज ये है कि ये सारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे काम तो करता है, बट इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक। और इन कंपेयर टू इन्वेलप डिटेक्टर ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है। तो ये म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 सब पे काम करेगा। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वेलप डिटेक्टर देखेंगे, देन ये जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है इसको हम लोग डीएसबी और एसएसबी पढ़ने के बाद, ठीक, देन हम सिंक्रोनस डिटेक्टर देखेंगे। एक्चुअल में ये सिंक्रोनस डिटेक्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी काम आएगा, डीएसबीएससी के डीमॉड्यूलेशन में भी काम आएगा, और एसएसबीएससी के डीमॉड्यूलेशन में भी काम आएगा। तो एक साथ में हम लोग तीनों के लिए कैसे ये डिटेक्टर वर्क करता है हम एक साथ में देख लेंगे। और जो लास्ट स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बचा, डीमॉड्यूलेटर, इसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक। ना, हमने ये देख लिया कि भाई इन्वेलप डिटेक्टर को यूज कब करना है, कब, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हो। अब इन जनरल काम देखना है कि ये इन्वेलप डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल जो एग्जैक्टली अगर हम देखें कि क्या ये इनपुट इसको दिया जाता है और क्या आउटपुट आएगा, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इन जनरल इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है, जो तुम उसको इनपुट दोगे, कुछ भी जो भी इनपुट दोगे, ये उस इनपुट के पीक वैल्यूज को फॉलो करेगा और उन्हीं पीक वैल्यूज को एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक। जैसे अगर तुमने कोई इस तरह का सिग्नल दिया, तो वो क्या करेगा, इस पीक वैल्यू को फॉलो करेगा। ऐसे चला, इस पीक वैल्यू पे गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड देन ये। तो ये जो येलो वाला कलर देख रहे हैं, ठीक, आउटपुट में हमको वो मिलेगा, मतलब एक सिग्नल जिसका बिहेवियर कुछ इस तरह का हो। ठीक। ये बिहेवियर हमें इस तरह का क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो भी इनपुट इन्वेलप डिटेक्टर में दिया गया, इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है, उसके पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है। आउटपुट पे क्या आता है, उसका पीक एम्पलीट्यूड जो इनपुट पे दिया गया। ठीक। और उसी पीक एम्पलीट्यूड को ही हम एनवेलप बोलते हैं। अब ये हमें समझ में आ गया कब करना है एनवेलप डिटेक्टर का यूज, क्यों करना है एनवेलप डिटेक्टर का यूज। ठीक। अब ये वर्क कैसे करता है ना, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। ठीक। ये डायोड को हमें ऑन ऑफ कराना है, कैपेसिटर को चार्ज कराना है और आउटपुट देखना है। काफी सिंपल सी वर्किंग है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक आर्बिट्री वेव पे इसकी वर्किंग देखेंगे और देन समझेंगे कि हाँ भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव अगर उनको उसको हमने एज अ इनपुट दी होती तो ये आउटपुट में हमें क्या प्रोवाइड करता। ठीक। लेट्स से हमारे पास एक आर्बिट्री वेव है, हमने एक साइनोसॉइडल वेव ले ली। ठीक। हमने एक कोई साइनोसॉइडल वेव ले लिया। अब हम इस वेव को एज अ इनपुट, यहाँ पे
एज अ इनपुट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ जब इनिशियली ये t इज इक्वल टू 0 है, जब जीरो t इज इक्वल टू 0 से वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का जैसे ही स्टार्ट होगा, ये जो डायोड यहाँ लगा है, ये ये डायोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक, रीजन कि इस टर्मिनल पे कैपेसिटर हम मान के चल रहे हैं इनिशियली ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC इज इक्वल टू 0 है। और इधर साइड पे जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज कुछ दिया, हमारा ये आइडियल डायोड है माना है हमने, और वो आइडियल डायोड तुरंत ऑन हो गया जैसे ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया। अब यही सर्किट तुम्हारा किस तरह से दिखाई देगा, ये रेजिस्टेंस डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब हम ओपन करते हैं उसको, ये कैपेसिटर, यहाँ ये RL, यहां से हम इस RL के अक्रॉस आउटपुट ले लेंगे। ना अब जैसे जैसे ये डायोड जब ऑन हो गया, अब यहां से इजिली करंट फ्लो हो सकती है, और ये कैपेसिटर अब तुम्हारा चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, ये कैपेसिटर अब तुम्हारा चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा। ठीक, अब कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा होगा तो कैपेसिटर पे वही वोल्टेज आ रहा होगा जो VI, जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, ऑलमोस्ट उसी के बराबर का वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर पे स्टोर हो रहा होगा। तो कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा भाई, चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज चार्ज हो रहा है, जो कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा है, देखो जो वोल्टेज कैपेसिटर पे होगा वही वोल्टेज RL पे होगा, और वही तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होगा, तीनों चीजें पैरेलल में है। तो जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही होगी, अगर हम यहाँ रेड से बना रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, जहां पे तुम्हारा ये डायोड तुम्हारा शॉर्ट सर्किटेड है, और तुम्हारी जो करंट इजिली फ्लो हो पा रही है, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक, धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज के साथ कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, ये इसकी तरफ पे यहाँ पे ऐसे चार्ज है। ठीक, इस मिड पॉइंट तक यहाँ पे चार्जिंग हुई। आफ्टर दैट जैसे ये मिड पॉइंट एट t इज इक्वल टू लेट्स से T1 आया, ठीक, तो T1 माइनस तक तो ये चार्जिंग होती रहेगी। अब जैसे ही T1 प्लस टाइम पे पहुंचेंगे, मतलब T1 टाइम से जस्ट आगे का टाइम जैसे ही पहुंचे, ठीक, वहां पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, रेड वाला वोल्टेज इस टर्म यहां पे है, और जो येलो वाला वोल्टेज है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये येलो वाला वोल्टेज जो है, यानी जो इनपुट वोल्टेज है, रेड हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज या कैपेसिटर पे जो वोल्टेज पाया जा रहा है वो वोल्टेज है, और येलो वाला क्या है, जो तुमने इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक, तो अब जैसे ही T1 से आगे बढ़ोगे, येलो वाला वोल्टेज कम हो जाएगा इस कैपेसिटर वोल्टेज से, यानी जो रेड वाला वोल्टेज है उससे कम हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन आई, मतलब एट t इज इक्वल टू T1 प्लस पे, कैपेसिटर वोल्टेज यानी VC तुम्हारा इस इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गया। और जैसे ही ये कंडीशन आई, तुम्हारा ये जो डायोड है, जो अभी तक शॉर्ट सर्किट था, वो रिवर्स बायस होके ओपन सर्किटेड हो जाए।
ठीक, अब क्या होगा, तुम्हारा ये ओपन सर्किटेड हो गया। अब क्या है, ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, ये कैपेसिटर अब आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ये कैपेसिटर अब इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक, हम ये मान के चलते हैं या ये कहे कि हम अपने सर्किट को डिजाइन ही इस तरह से करते हैं कि जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो काफी हाई हो, और जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो काफी स्मॉल। अभी थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं, फिर हम लोग टाइम कांस्टेंट पे भी आएंगे कि इसमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होंगे, किस किस चीजों पे, किन किन पैरामीटर्स पे वो टाइम कांस्टेंट डिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो अभी के लिए ये समझना है कि हमने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट काफी हाई लिया है। जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो काफी हाई लिया हुआ है, जबकि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमने लो लिया। ठीक, अब यहाँ पे इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये बहुत आराम आराम से डिस्चार्ज होगा, तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करे। अब इसको फॉलो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि भाई जितनी तेजी से ये वेरी कर पा रहा है, मीनिंग तुम्हारा इनपुट वोल्टेज जितनी तेजी से वेरी कर पा रहा है, ऐसा नहीं है कि उतनी तेजी से ये भी वेरी करे। क्यों? क्योंकि हमने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है ना वो काफी हाई ले लिया है। अब वो काफी धीरे धीरे से डिस्चार्ज हो, मीनिंग आराम से डिस्चार्ज। लेट्स से इस पॉइंट पे आके इसको हमने T2 बोल दिया। ठीक, इस T2 टाइम तक आके ये यहां तक डिस्चार्जिंग होती रही होती रही होती रही। अब यहाँ पे T2 टाइम को हमने क्यों डिनोट किया है, तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के जैसे आगे बढ़ रहे हो, कैपेसिटर का वोल्टेज जो इस समय ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हो जाएगा जब टाइम t इज इक्वल टू T2 प्लस की बात करेंगे। टाइम t इज इक्वल टू T2 प्लस की बात करेंगे, तो यहां के केस में तुम्हारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो तुम्हारा क्या है, इनपुट वोल्टेज से कम हो गया। और जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हुआ, अगेन तुम्हारा डायोड ऑन हो गया, अगेन ये वापस इस इनपुट को ही फॉलो करने लगा। अगेन ये तुम्हारा क्या हुआ, इनपुट को ही फॉलो करने लगा। फिर ये ऐसे इंक्रीज करेगी वोल्टेज। ठीक, अगेन इस पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, लेट्स से ये T3 है। फिर T3 के बाद फिर ऐसे ही डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी, और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे। ठीक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ये ऐसे ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम ऐसे ही चलता रहे। ठीक, तो हम ध्यान से देखें तो अगर ये जो ये वाला पार्ट है ये काफी जल्दी हो जाता, ये चार्जिंग का पार्ट, और डिस्चार्जिंग का काम काफी धीरे से देर से होता, मतलब काफी स्लो होता, तो ये वाली लाइन जो हल्की सी टिल्टेड नजर आ रही है, ठीक, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हम लोग जितना हाई लेंगे ये टिल्ट उतनी ही कम होगी। मीनिंग तब अगर ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जितना हाई लेंगे तुम्हारी टिल्ट कम होगी, और ऑलमोस्ट ये केवल और केवल पीक्स को फॉलो करेगा। ठीक, अभी जो हम अगर आउटपुट देखें तो अभी आउटपुट कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक, हमें जबकि चाहिए ऐसे स्मूथ एक एक स्मूथ आउटपुट चाहिए, है ना, केवल पीक्स को फॉलो करता हुआ। ठीक, लेकिन ठीक इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, दैट इज वाई यहाँ पे हल्के से यहाँ पे ऐसे सॉटूथ टाइप की वेव दिखती है, और उसको हम क्या करते हैं, एक फिल्टर से पास करा के हम
अपने हिसाब से क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की। अच्छा, इतनी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है, इसमें किसी को डाउट? चलो अब आते हैं, हमने कहा कि भाई चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। सर 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 हाँ सर अब हाँ हाँ सर ये डिस्चार्जिंग वाला थोड़ा सा जो इधर वाला था, ये टिल्ट टिल्ट वाला जो पोर्शन था वो फिर हाँ से हाँ, एक बार बता दीजिए। देखो यहाँ हम कह ये रहे थे कि इन केस अगर देखो ये जो डिस्चार्जिंग हो रही है इसमें मतलब क्या है, पहले ये वोल्टेज था लेट्स से 4 वोल्ट था, फिर वो धीरे 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 डिक्रीज होते 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 लेट्स से 2.5 वोल्टेज तक गया। अगर ये हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट काफी हाई लेते, मीनिंग इतना हाई कि भाई 4 वोल्ट से वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो ही ना पाता, अभी जैसे हम 4 वोल्ट से हम इसको कह रहे हैं 2.5 वोल्ट तक डिक्रीज हो गया, मे बी पॉसिबल कि हमने चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जब बहुत हाई ले रखा होता तो ये डिस्चार्जिंग इस तरह से हो रही होती कि ऑलमोस्ट ये 3.8, केवल 0.2 वोल्ट ही डिक्रीज कर पाया होता। उतनी देर में इसका अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, मीनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया होता, और साथ में जो इनपुट वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर वोल्टेज से ग्रेटर देन हो गया होता। ठीक, उस केस में तुम्हें ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन यहां पे मिलती। ठीक, जैसा कि हम चाह रहे थे, हम क्या चाह रहे थे कि हमारा जो ये इन्वेलप डिटेक्टर है केवल इन पीक्स को, ये जो पॉजिटिव पीक्स हैं केवल इन पॉजिटिव पीक्स को फॉलो करे। ठीक, अगर पॉजिटिव पीक को हमारा इन्वेलप फॉलो कर रहा है दैट मींस हमारी लाइन ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा ये टिल्ट दिखाई दे रहा है। ये टिल्ट किस लिए है कि भाई हमारे पास भी एक लिमिटेशन है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की। ठीक, हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट एक लिमिट तक ही हाई कर सकते हैं। ठीक, दैट इज वाई ये हमको टिल्ट थोड़ी सी नजर आती है, और उस टिल्ट को हटाने के लिए, उस टिल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मूथिंग फिल्टर यूज कर लेते हैं, जो क्या करता है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का हमको आउटपुट दिख रहा है वो उसको एकदम स्ट्रेट लाइन बना देता है। ऑलमोस्ट तुम्हारा ये सिमिलर है जैसे तुमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आउटपुट जो आता था वो तुम्हारा हल्का सा साइनोसॉइडल टाइप आता। ठीक, वहां में और यहाँ में डिफरेंस बस इतना है कि वहां हम लोग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई नहीं लेते थे, यहाँ पे हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट काफी हाई लेते हैं, और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो काफी लो लेते हैं, काफी स्मॉल लेते हैं। क्लियर? ओके। अब देखो, अब आते हैं भाई इस चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, तो इस ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। नेटवर्क में हमने पढ़ा था कि भाई जब हमें चार्जिंग टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना किसी भी सर्किट का, ठीक, और ऐसे सर्किट खासकर जिसमें डायोड लगा हो, तो उसके लिए ये होता है कि भाई सर्किट में डायोड अगर ऑन हो रहा है तो उसको ऑन हो जाने दो। ठीक, मीनिंग कंडक्शन स्टार्ट हो जाने दो। आफ्टर दैट ये चेक करो कि इस कैपेसिटर को मेन मेन देखो, और इस कैपेसिटर के साथ कितने रेजिस्टेंस वर्किंग में है उनको देखो। ठीक, हमें पता है कि जो टाइम कांस्टेंट होता है टी, अगर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखें तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू सी, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन कौन से देखने हैं, तो उसके लिए इस कैपेसिटर को पकड़ो और इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में ये देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस तुमको दिख रहे हैं, तो आरएल दिख रहा है और आरएस दिख रहा है। ठीक, क्यों क्यों हम ये दोनों रेजिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर कंडक्टिव इस टाइम पे एक्टिव है, मीनिंग इधर से ये चार्जिंग हो रही है। ठीक, कुछ यहाँ से इस आउटपुट भी लिया जा रहा है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारे एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रेजिस्टेंस इसमें इनएक्टिव। ठीक, और इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में देखो, इसको लेस से अगर हम ऐसे ज्वाइंट होती, ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होता, मतलब बेसिकली है कंप्लीट, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक, अब जब रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं
तो लेट्स से हमने इसको कुछ देर के लिए शॉर्ट सर्किट करके दिखा दिया, ठीक, जस्ट कि हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सके। टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यही होता ही है कि भाई जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स है तो ओपन सर्किट, सॉरी, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। नाउ अब इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में देखो कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल है। मीनिंग इस तरह से देखो कि ये कैपेसिटर तुम्हारा लोड है, ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो अगर ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट जब कर दिया तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आरएस भी इस कैपेसिटर के पैरेलल में है और ये आरएल भी इस कैपेसिटर के पैरेलल में। या ये कहें कि आरएल और आरएस इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक। तो हम टाइम कांस्टेंट जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था, टोटल आर, और जिस कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है जिसका हम टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं वो कैपेसिटर। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, आर एल पैरेलल आर एस इंटू सी। फिर से एक बात समझना कि जब हम टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम उसमें अगर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें टी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम कांस्टेंट टी, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आरसी, ठीक। यहाँ पे कैपेसिटर वो है जिसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रही है, और रेजिस्टेंस वो है जो उस कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम पे एक्टिव, ठीक। यहाँ पे हम आर इक्वलेंट फाइंड आउट करते हैं और ये आर इक्वलेंट हम इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, ठीक। उस आर इक्वलेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी एक्टिव सोर्सेज होते हैं, मीनिंग वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, उनको हम उनके इंटरनल आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और करंट सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस है इंफिनिटी, तो इस वजह से उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। आफ्टर दैट हम चेक करते हैं इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। जैसे यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एल पैरेलल आर एस, ठीक। तो यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो क्या आ गया, दिस। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या हुआ, देखो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट के टाइम पे यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, दैट मींस ये जो आरएस था ये इनएक्टिव हो गया है। अब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका कोई भी काम इस समय डिस्चार्जिंग के टाइम पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी काम ये नहीं कर रहा है। उस टाइम पे देखो डिस्चार्जिंग केवल इस आरएल के थ्रू हो रही है, तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो आर एल इंटू सी। Discharging time constant and this is charging time constant, ठीक है। दैट मींस ये RL और RS जो हम यूज कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस, इन्हीं पे बेसिकली डिपेंड करेगा चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। सिमिलरली इधर RL पे डिपेंड करेगा चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। और हमें पता है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, चलो इधर देख लेते हैं। देखो अगर हमें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को हाई रखना है तो उसके लिए हम क्या करें, इस RL यानी लोड रेजिस्टेंस को काफी हाई ले लें, इस लोड रेजिस्टेंस को काफी हम हाई ले लें अगर हमें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई करना है। एट द सेम टाइम जब हम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है RL पैरेलल RS, ठीक। RL पैरेलल RS की टोटल वैल्यू को हमें काफी स्मॉल रखना है, इसकी
टोटल वैल्यू को हमें काफी स्मॉल रखना, ठीक। इन जनरल हमने आरएल को ऑलरेडी बोल दिया है काफी हाई है, आरएल जो है वो काफी हाई है, ताकि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई रहे। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें पता है कि भाई अगर दो रेजिस्टेंस हो, एक आर एस इज इक्वल टू 60 ओम और एक आर एल इज इक्वल टू 6 किलो, इनका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो वो आर एस पैरेलल आर एल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आएगा 60 ओम के। इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आएगा 60 ओम के, यानी अगर आर एल की वैल्यू काफी हाई है, उस केस में तुम्हारा जो ये आर एल पैरेलल आर एस है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है T इज इक्वल टू आर एस इंटू सी। व्हेन आर एल इज वेरी हाई, ठीक। ये बताने की बस नीड ये थी कि भाई जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है आरएस के ऊपर, और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड कर रहा है आरएल के ऊपर। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को स्मॉल रखने के लिए हम आरएस को स्मॉल रखेंगे, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को लार्ज रखने के लिए हम अपने आरएल यानी लोड रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट को हाई या लो रखने की लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन यही है कि भाई लोड रेजिस्टेंस को हम एक लिमिट से ज्यादा हाई नहीं कर सकते, वरना हो सकता है हमें लोडिंग इफेक्ट देखने पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम लोड रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा लार्ज करेंगे, हमारा सर्किट भी उतना बल्की होता जाएगा, तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन। ओके, इस पूरे इन्वेलप डिटेक्टर में किसी को कहीं कोई दिक्कत, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है, और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कैसे है? ठीक है, एक काम करो सभी लोग, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो।